अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या असंसदीय है। चर्चा करें जरा खड़े होकर, वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Honorable members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One second, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House, now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is something wrong? Honorable Home Minister, nothing will go regard. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है। भैया डिस्कस। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे, तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी अगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला है और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूं, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते हैं, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते हैं और स्थगन आदेश दे सकते हैं। वैकेशन के बाद क्या हुआ
ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए? मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर ये जल्दी करनी पड़ती। मान्यवर मैं आगे बताता हूं कि जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला आया। फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है, सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई। मान्यवर, इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैन्युअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी
ये शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ा हुए हैं, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, ये एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। हमने When we speak, you stop us. Sheesh Mahal is allowed to नहीं, एक मिनट मान्यवर, शीश महल में असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं। What is your objection? What is the problem? For sake of objection, you are raising objection. क्या है? पागल हो गया है। No, you just want to hold the floor. 258. Sorry, please. 258. Sorry. Let us not make issue of non-issues. 258. Take your seat. 258. Take your seat. 250. Sit down. You want Take me your to sit? seat. Okay, I'll sit. Take your seat. Take your seat, please. Take your seat. 258. Take your seat. Honorable Minister. मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर, मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा की जाए। मेरा निवेदन है। Take your seat, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. शीश महल पे चर्चा हो जाए। Take your seat. Take your. You. Mr. Derek O'Brien. Mr. Derek O'Brien. You deliberately got up only to create disturbance, only to create disruption. This will not be accepted. Please. Sir, leader would like to speak, sir. Sir. Take. Sir. Take. Sir, leader of the house. Please. Sir, leader of the house. No. Please. Sir, leader of the house. Honorable Minister. Leader of the सर, ये One आपने second. पिछली बार भी इस विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता बताई थी कि जो थिएट्रिक्स करने का सिलसिला इस सदन में कोई मान्य सदस्य करते हैं, अगर इनको हिम्मत है, अगर इनका इरादा शीश महल के ऊपर चर्चा करने का है, तो हम अभी के अभी शीश महल के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। हो जाए शीश महल के ऊपर पूरी चर्चा। जो ये शीश महल को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please. Take your seat. Oh, one second. Sorry, sir. 1 second. Sorry. Please. Honorable members, I was hearing the Honorable Home Minister with total focus. And there was nothing in the discourse of the Honorable Home Minister which could have invited the kind of disruption in which Mr. Derek O'Brien. I urge the House, I urge the Honorable members, we have been decorous during the whole day. Don't act on a plan. Let us believe in decorum. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. No. Honorable Home Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपए। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास
लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और ये जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी। मान्यवर, BSES और BYPL ये दो वीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, देना है। फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है। वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी। मान्यवर, और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर कोड़ने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी थी, इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर, अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना पड़ा और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई, बताओ तो। इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड। मान्यवर, खड़गे साहब की बात सही है। चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं बस। खड़गे साहब की बात सही है सर। मान्यवर, अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्मानीय सदन के सदस्य हैं। सदन जब राष्ट्रपति महोदया आहूत करती है, बाद में इसका सत्रावसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रावसान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी कर देते और फिर जब बोलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है। मान्यवर, आप मुझे बताइए ऐसे चल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को या संसदों को स्थगन कर ही चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वो सेशन में ही रहेंगे। अब सेशन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बनाओगे? अब कैबिनेट बुला ही नहीं सकते। इसलिए क्या स्थिति है समझिए साहब। 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? 1 बजट सत्र। 2021 में कितनी? 1 बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मान्यवर असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? कैबिनेट के अधिकारी की दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, 1 साल में सिर्फ 6। इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3
एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं बुलाई गई। मान्यवर, 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है, और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई। ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर, IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं, 2016 से झगड़ा चल रहा है, मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है। मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को, वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था, इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी मान्यवर, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का, मगर ग्रे एरिया है। इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं, विधेयक लेकर आया हूं, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने कह दिया, अगर 239 AAB, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए। कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट नोट भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो 2 सरकारों में रहा हूँ, गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम रखा। कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया, फाइल साइन की है, मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A 45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम
एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर, वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है? जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। साथ में क्यों आए? मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर,